लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट आइटरेटिव टेक्निक्स इन मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमने देखा था कि हमारे पास गॉस-जैकोबी मेथड जो है वो कैसे अप्लाई हो सकता है और उसकी मदद से हम सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। और हमने अपनी डिस्कशन जो है वो एंड की थी पे कि हमारे पास गॉस-जैकोबी के केस में हम अपने पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो फाइनल फॉर्म थी हमारे पास x इज इक्वल टू टी टाइम्स एक्स के माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट वेक्टर c। यहाँ पे गॉस-सीडल के केस में एप्लीकेशन तो गॉस-जैकोबी मेथड की तरह ही है, थोड़ा सा एक अप्रोच का डिफरेंस ये है कि हमारे पास ये जो आइटरेटिव फॉर्म यहाँ पे बनती है x1, x2, x3 एंड x4, इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो x1 वाली है इसमें x2 एंड x3 अपीयर हो रहे हैं और सेकंड इक्वेशन में x1, x3, x4 अपीयर हो रहे हैं। तो जो हमारी आइटरेटिव फॉर्म है गॉस-जैकोबी की, उसमें हम जो वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब फर्स्ट आइटरेशन है तो इसमें x2 की वो वैल्यू यूज कर रहे होते हैं जो जीरो आइटरेशन पे आ गई, और जब x2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हम x1 की वो वैल्यू यूटिलाइज कर रहे हैं जो जीरो आइटरेशन में x1 की वैल्यू है। दो के हमने x1 की एक अपडेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, बट स्टिल हम x1 को ये वाली वैल्यू यूज नहीं करते जो भी कैलकुलेट किया, रदर देन दैट हम जो प्रीवियस आइटरेशन पे वैल्यू है वो यूज कर रहे होते हैं। और फिर x3 में x1 और x2 की भी प्रीवियस आइटरेशन वाली वैल्यू यूज करते हैं। दो हमने इनकी अपडेटेड वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो अगर हम टेबल को देखें तो ये जो x1 की वैल्यू 0.6 है, ये हम x1 आइटरेशन में यूज नहीं कर रहे होते, बेशक ये कैलकुलेट क्यों ना हो जाए। इसको हम जाके यूज करते हैं x2 आइटरेशन में। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वैल्यू सेम स्टेप में यूटिलाइज करने लग जाएं तो एक आइडिया ये है कि मे बी हम जो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं उन्हें रिड्यूस करने में कामयाब हो जाए। आप देखें कि ये गैस वैल्यू हमने नेक्स्ट आइटरेशन में यूज करनी थी, अगर हम इसको यहीं पे यूज कर लेंगे तो हम x2, x3, x4 का एक बेटर अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे, जो कि अदरवाइज हमने नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो अप्रोच है, दिस इज बेसिकली नोन एज गॉस-सीडल अप्रोच, कि आप जो वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएं रेदर देन के वेट करें कि नेक्स्ट आइटरेटिव स्टेप में उनको यूटिलाइज करें। व्हाई नॉट वी शुड यूटिलाइज द वैल्यूज ऑन द सेम आइटरेटिव स्टेप। तो ये थीम है गॉस-सीडल मेथड। अब इसको सिस्टमैटिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। सेम एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है उसको हम दोबारा गॉस-सीडल के साथ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x1 को सेपरेट कर लेते हैं। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस x2 माइनस 2x3 डिवाइडेड बाय 10। सेकेंड इक्वेशन से हम x2 को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस x1 प्लस x3 माइनस 3x4 डिवाइडेड बाय 11। थर्ड आइटरेशन में हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10। और x4 के केस में हमारे पास हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 15 माइनस 3x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 8। तो हमने 4 इक्वेशन से 4 वेरिएबल सेपरेट कर। अब यहाँ पे x1 जो है लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे आइटरेशन स्टेप जो है वो kth लेंगे, राइट साइड पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आइटरेशन स्टेप होगा वो k-1 होगा, क्योंकि अभी x2 और x3 की वैल्यू हमने सेम आइटरेशन स्टेप पे कैलकुलेट नहीं की तो ये सेम रहेंगे। जब x2 की आप kth आइटरेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो राइट हैंड साइड पे x1 k कैलकुलेट हो चुका है,
तो रेदर देन कि हम x1 k-1 वैल्यू यूज करें, वी शुड गो फॉर दिस अपडेटेड वैल्यू। तो x2 k फाइंड करने के लिए x1 की भी सेम आइटरेशन पे जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया उसको यूटिलाइज करना, बट x3 और x4 की स्टिल वैल्यूज कैलकुलेटेड नहीं है, तो इसके लिए हम वही प्रीवियस जो वैल्यूज हैं उन्हें यूज करेंगे। फिर x3 की kth आइटरेशन पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x1 और x2 की ऑलरेडी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई हैं kth पे, तो वो दोनों kth पे हो जाएंगी, लेकिन x4 की भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई, तो इसका स्टेप जो है वो k-1 रह जाएगा। फिर x4 kth आइटरेशन पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x2 एंड x3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है kth आइटरेशन पे, तो हम वो अपडेटेड वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ दिस मीन्स दैट x1, x2, x3 एंड x4 की kth आइटरेशन पे जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, और इसमें हमने जो मॉडिफिकेशन की है वो ये किया कि राइट हैंड साइड पे तमाम की तमाम वैल्यूज k-1 स्टेप पे नहीं है, रेदर देन दैट कि जो वैल्यू कैलकुलेट होती जा रही है वो नेक्स्ट स्टेप में हम यूटिलाइज करते जाएंगे, और इस अप्रोच को हम कहते हैं कि ये हमारे पास गॉस सीडल आइटरेटिव अप्रोच है। अब जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर है वो सेम है कि जब आपने गॉस सीडल की आइटरेटिव स्कीम लिख ली है तो अब आप k की वैल्यू को अपडेट करते जाएं, और फिर उससे जो आप x1, x2, x3, x4 की वैल्यू जो है वो फाइंड करते जाएं। तो हम k की वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 6/10 प्लस x2, जब आप k1 पुट करेंगे तो 1 - 1 विल बी 0, तो यहाँ पे k-1 की जगह इंडेक्स आता जाएगा 0, प्लस x2/10 माइनस 2x3 डिवाइडेड बाई 10, और इन दोनों का जो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0। फिर आप आ जाएंगे x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। x2 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन पे हो जाएगी इक्वल्स टू 25/11, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x1 प्लस x3 माइनस 3x4, माइनस 3x4 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11, और इसका इंडेक्स आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 1, और यहाँ पे k-1 जो है वो हो जाएगा आपके पास 0। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे x3 के हमारे पास इक्वल हो जाएगा -11/10 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x4, x3 हमारे पास हो जाएगा -11/10 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस टाइम 2x1 प्लस x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे आपके पास जब आप k1 पुट करेंगे तो x1 1 हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 1 हो जाएगी, x2 1 हो जाएगा और x4 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ k-1 जो है हमारे पास 1 - 1 जो है ये 0 हो जाएगा। फिर आप x4 में आ जाएं तो x4 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 15/8 और -3x2k प्लस x3k, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 1 एंड x3 1, तो -3x2 1 एंड प्लस x3 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 8। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो वंस अगेन हमें 0 स्टेप पे वैल्यूज जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x वेक्टर जो है 0th आइटरेशन पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 0 0 एंड 0 ट्रांसपोज। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/10 प्लस 0/10 माइनस 0/10 इज इक्वल टू 0.6।
इसमें वैल्यूज पुट कर दें 25/11 प्लस x1 की वैल्यू है 0.6/11 प्लस x3 0/11 माइनस 3 इंटू 0/11। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.3272। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ। हमारे पास आ रही है 2.3272। ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11/10 प्लस sorry, it's -2 टाइम x1 which is 0.6 divided by 10 प्लस x2 की वैल्यू है 2.3272 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस x4 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की हुई, दैट इज प्रीवियसली 0th इटरेशन पे इसकी वैल्यू 0x4 की। तो आपके पास यहाँ से आंसर जो है वो फाइनल आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी -0.9873। फिर आप आ जाए लास्ट में। लास्ट हमारे पास आ जाएगा 15/8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू x2 विच इज 2.3272 प्लस x3 जिसकी वैल्यू है हमारे पास -0.9873 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 0.8789। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई फर्स्ट आइटरेशन पे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन का सोल्यूशन वेक्टर लिख लेते हैं और मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास x1 का सोल्यूशन वेक्टर आ गया 0.6, 2.3272 माइनस 0.9873, 0.8789। ये आपके पास आ गया फर्स्ट आइटरेशन, आपने फाइंड कर लिया। अभी अगर हम देखें तो हमें एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली नो दैट कि इनके दरमियान एक सिग्निफिकेंट एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो एरर की कैलकुलेशन दो के हमें हर स्टेप पे परफॉर्म करनी चाहिए, बट टू सेव अवर टाइम नेक्स्ट आइटरेशन पे हम एरर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। k इज इक्वल टू 2। जब आप k2 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x12 इज इक्वल टू, मैं यहीं से लिख सकता हूँ, जस्ट मेरे पास जो भी इंडेक्स है उसको 1 रेज करते जाएं तो 2 के लिए होता जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x2, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2x3 1 डिवाइडेड बाय 10 और x2 इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 2 इज इक्वल टू 25/11 plus x1 by 11 at 2 plus x3 by 11 at 1 minus 3x4 by 11 at 1। फिर आप x3 पे आ जाएं, x3 हमारे पास हो जाएगा 2 is equals to -11 by 10 minus 2x1 at iteration 2 divided by 10 plus x2 at iteration 2 divided by 10 plus x4 at iteration 1 divided by 10 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा x4 2 is equals to 15/8 minus 3x2, यहाँ पे आइट्रेशन आपकी हो जाएगी 2 divided by 8 plus x3 आइट्रेशन 2 divided by 8। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x2 की फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू 2.3272, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.3272 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, x3 की हमारे पास वैल्यू है -0.9873। तो ये वैल्यू जो है इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 1.030। सेकंड पे आ जाएं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। 25/11 प्लस x1 एट सेकंड आइट्रेशन पे है हमारे पास, हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है 1.030 डिवाइडेड बाय 11 प्लस x3 प्रीवियस आइट्रेशन पे हमारे पास था -0.9873 डिवाइडेड बाय 11 और -3 डिवाइडेड बाय 11 टाइम x4 हमारे पास है जी 0.8789।
तो इसका आंसर हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2.037। फिर नेक्स्ट पे आ जाए, -11/10 -2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू x1 एट 2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 1.030 प्लस x2/10, x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2.037 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस x4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वो प्रीवियस स्टेप पे है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.8789 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.014। लास्ट इटरेशन पे आ जाते हैं, 15/8 -3 डिवाइडेड बाय 8 x2 एट 2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 2.037 प्लस x3 1/8 टाइम x3 एट 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -1.014। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.9844। तो x2 वेक्टर जो है ये हमारे पास बन रहा है सॉल्यूशन वेक्टर। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.030 2.037 -1.014 एंड 0.9844। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं सेकेंड वेक्टर x1 एंड x2। नाउ सिमिलरली आप K3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन K3 पे कैलकुलेट करने से पहले हम एरर फाइंड कर लेते हैं कि पहले दो आइट्रेशन में क्या एरर है। x2 माइनस x1 इन्फिनिटी नॉट डिवाइडेड बाय x2 इन्फिनिटी नॉट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिफरेंस वेक्टर क्रिएट करना है। डिफरेंस वेक्टर क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए जी x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 वेक्टर की वैल्यूज हैं हमारे पास 1.030 2.037 1.030 2.037 -1.014 एंड 0.9844 माइनस x1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x1 की वैल्यूज हैं हमारे पास 0.6 2.3272 minus 0.9873 0.8789 आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 0.43 आ जाना चाहिए और 2.037 माइनस 0.232, तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए माइनस टाइम 0. बेटा आप में से कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में। 8 आ जाएगा 8 16 माइनस -0.2902 2902 ओके -0.2902 -2.0013। बेटा किसकी बता रहे हैं? इसकी -0.2902 बता रहे हैं ना इसकी। तो यस सर, थर्ड में है 9.001 0 पॉइंट ये आपके प्लस -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये ना। सॉरी सर, सर ये -0.0267 0.0267
0.267. ओके जी, लास्ट है 0.9844 माइनस 0.8789. So ये -0.58046. माइनस 0.58458. सर 0.5. बेटा दोबारा देखिए. जी सर. -0.58046. 8046. नहीं बेटा, तो चेक करें. सर 0.1055. 0.1055. .1055. चलो अब मैं भी ये वैल्यू ठीक हूँ. ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे जब हम इसका इन्फिनिटी नॉर्म लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.43. ये आ गई 0.43 डिवाइडेड बाय x2 वेक्टर का इन्फिनिटी नॉर्म लें तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 2.037. तो इसकी रेशियो ले लें तो आंसर क्या आ रहा है? सर 0.21. 0.21. आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट 10⁻³ तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 10⁻³ से बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है. दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि क्योंकि ये एरर हमारे पास ग्रेटर है 10⁻³ से तो हमें मजीद आइटरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है. तो वी गो फॉर k इज इक्वल्स टू 3. जब आप k 3 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो हमने ये फॉर्म बनाई हुई है इसमें आप k की जगह 3 पुट कर देंगे और इससे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो सोल्यूशन वेक्टर की वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1.066 2.0036 एंड -1.0025. हम k3 के लिए परफॉर्म करेंगे, फिर हम ऐसे ही k4 के लिए फाइंड करेंगे एंड k5 के लिए फाइंड. तो ये जो वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड है यहाँ पे टेबल में. तो आई कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस टेबल और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि आप देखें तो 3, 4 और 5 में 1.00 1.00 1.00 तो अबाउट 1 जो है वो कन्वर्जेंस आ रही है. 2.00 अबाउट 2 आ रही है, -1.00 1 आ रही है एंड 0.99 0.9991 अबाउट 1 कन्वर्जेंस आ रही है. तो आई कैन सी दैट द लास्ट 3 आइटरेशंस जो हैं इनमें कन्वर्जेंस अचीव होती हुई नजर आ रही है. तो जब लास्ट स्टेप पे हम कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, एरर फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x4 - x5 x5 - x4 सोल्यूशन वेक्टर. इसका आप इन्फिनिटी नॉर्म ले लेंगे डिवाइडेड बाय x5 इन्फिनिटी नॉर्म लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेटेड है एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻⁴. ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई भी है. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 × 10⁻⁴ और हम देख सकते हैं कि 4 × 10⁻⁴ जो है वो 10⁻³ से स्मॉलर है. तो दिस मीन्स दैट कि हमने रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो अचीव कर लिया. दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास x4 जो x5 जो है दैट इज आवर सोल्यूशन वेक्टर. ये हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर है और जो इसकी एक्यूरेसी है विद एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴.
ऑफ 10⁻⁻⁴ की एक्यूरेसी के साथ ये हमारे पास एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें नोट कीजिएगा। नंबर वन तो ये कि गॉस सीडल मेथड में जो हमारे पास कन्वर्जेंस है वो बेटर अचीव हो रही है, 10⁻⁴ की एक्यूरेसी अचीव हो रही है। और सेम एग्जांपल के लिए जब हमने गॉस जैकोबी मेथड अप्लाई किया था तो हमें इसी प्रॉब्लम के लिए जो नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ी थी वो 10 आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ी। जबकि आप देखें कि हमने सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है 10⁻⁴ का लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर लिया है ओनली विद इन 5 आइटरेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x5 जो है वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है। नॉट ओनली को वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है बट जैकोबी वाली जो मेथड है उससे हमने हाफ नंबर ऑफ आइटरेशन में सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर लिया। तो दिस मीन्स दैट कि जैकोबी मेथड रिक्वायर्स ट्वाइस एज मैनी आइटरेशंस फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जब हमने अप्लाई करना हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द गॉस सीडल मेथड। तो हम गॉस सीडल मेथड को प्रेफरेंस दिया करेंगे ओवर द गॉस जैकोबी मेथड फॉर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ आइटरेशन जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं। हमारे पास एक थ्योरम है और वो थ्योरम हमें ये बता रहा है कि इफ ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट then for any choice of initial guess x naught, both the Jacobi and Gauss-Seidel method give the sequence that converges to the unique solution of ax is equals to b। कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो तो उस केस में फॉर एनी इनिशियल गैस के लिए हमारे पास गॉस जैकोबी और गॉस-सीडल बोथ जो है वो कन्वर्जेंट सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन ये थ्योरम ये नहीं कह रहा कि अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली नहीं होती बेटा काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ। ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो तो फिर किसी भी इनिशियल गैस के लिए हमारे पास गॉस जैकोबी या गॉस-सीडल मेथड जो है वो कन्वर्जेंट सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन इट इज अ वन वे। ये नहीं कह रहा कि अगर गॉस जैकोबी या गॉस-सीडल कन्वर्जेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हमेशा मैट्रिक्स जो है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगी। तो इसका मतलब है वन वे ये ट्रू है कि अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो तो फिर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट ना हो तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे x1 plus 2x2 is equals to 3 and 2x1 plus x2 is equals to 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है वो हमारे पास बन रही है 1 2 and 2 1। इज इट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट? क्या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है? नो सर। So no, it is not strictly diagonally dominant. So ये नहीं है, not strictly diagonally dominant। तो अगर ना हो तो फिर क्या हो सकता है? diagonally dominant। अब अगर हम इस पे गॉस जैकोबी या गॉस-सीडल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेट्स से गॉस-सीडल ही हम अप्लाई करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 minus 2x2 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 minus 2x1। अब यहाँ पे आपका आइटरेशन नंबर आ जाएगा k और राइट साइड पे आपका आइटरेशन नंबर आ जाएगा k minus 1। और सीडल के केस में x2 में यहाँ पे आइटरेशन नंबर k आ जाएगा और x1 क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है तो वहाँ पे भी k आ जाएगा। अब आप लेट से 0 पे अज्यूम कर लें कि हम रैंडमली एक वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं 0 0। इस 0th आइटरेशन पे हमारा इनिशियल गैस है 0 0। आप इसे पुट करें तो k1 के लिए हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x11 इज इक्वल टू 3 minus 2 into x2 at 0। तो x2 at 0 की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। और x2 at 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 minus 2 time x1 at 1। तो x1 at 1 की वैल्यू 3 है तो 3 minus 2 time 3 ये हमारे पास आ जाएगा -6 plus 3 will be -3।
तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली x2 की। -3। अब यहाँ पे आप ये K2 के लिए फाइंड कर लें। K2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x1 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x2 1। जब आप 1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -3 है, तो -2 इंटू -3 ये हमारे पास आ जाएगी 6 और +3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। और जब आप x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 9 विच इज़ 18 और 18 माइनस 3 इज 15। तो -15 हमारे पास आंसर आ जाएगा x2। आप K3 के लिए पुट कर दें। जब आप K3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x1 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x2 2 और ये जब आप पुट करेंगे तो -3 इंटू 2 इंटू आपके पास आ जाएगा हमने सेकेंड आइट्रेशन वाला सोल्यूशन पुट करना है, दैट इज -15। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 इज 33। और जब आप सेकंड में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 एट 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2x1 एट के आप इसमें पुट कर देंगे 2 3 तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 33। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 66 माइनस 3 इज -63 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि जितने भी हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ाते रहे ये वैल्यू फर्दर बढ़ती जाएगी, जबकि इस प्रॉब्लम का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो हमारे पास है, एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास है x11। आप इसमें पुट करें तो x1 प्लस 2x2 फॉर 1 आंसर जो है वो 3 दे रहा है और 2x1 प्लस x2 आपके पास आंसर 3 देता है जब 1 पुट करें। तो अब एग्जैक्ट सोल्यूशन 1 है, जबकि हम गॉस सीडल से जिस सोल्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं वो 1 नहीं आ रहा। दिस मीन्स दैट दिस विल गिव डाइवर्जेंट सोल्यूशन। इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। डाइवर्जेंट सोल्यूशन का मतलब होता है कि ये सोल्यूशन जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यूज रिलायबल नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन वो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो यूनिक वैल्यू हो। तो वो यूनिक वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे या डाइवर्जेंट आ रहा है। तो इससे तो पता ये चला कि अगर मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट ना हो तो फिर आपके पास डाइवर्जेंट सोल्यूशन आता है। लेकिन अगर लेट से मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 0 पुट कर दूं, 1 पुट कर 0th आइट्रेशन पे, अगर आप 1 पुट कर दें तो K1 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा x11 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू x2 0। तो जब आप पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 विल बी 1 और आप x2 में जब पुट करेंगे 1 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 x1 1 जो कि 1 ही है, तो 3 माइनस 2 विल बी 1, तो 1 आ गया। जब आप K2 के लिए करेंगे तो अगेन 1 पुट करेंगे तो उससे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो x1 आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस x2 1, तो ये अगेन आपके पास 3 माइनस 2 जब आप करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और इसी तरह x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 2x1 2 जो कि अगेन 1 है, तो ये फिर 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 के साथ कन्वर्जेंट सोल्यूशन आया, 0 0 के साथ डाइवर्जेंट सोल्यूशन आया। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया। अब इससे क्या पता चला कि मैट्रिक्स तो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है दोनों केसेस के लिए। एक में इनिशियल केस डिफरेंट है, दूसरे में इनिशियल केस डिफरेंट है, लेकिन एक में कन्वर्जेंट सोल्यूशन है, एक में डाइवर्जेंट सोल्यूशन है। तो वी कंक्लूडेड दैट कि अगर मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट ना हो तो then we may get convergent solution, we may not get convergent solution, it depends upon the choice of the initial guess। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी इनिशियल गैस के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमेशा कन्वर्जेंट है, तो फिर हमें वो मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बनानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, क्या आप इस मैट्रिक्स को इक्वेशंस को चेंज करके स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बना सकते हैं? क्या अगर मैं यहाँ पे x1 प्लस 2x2 या 2x1 प्लस x2 जो है इसको चेंज कर दूं
और इस इक्वेशन को नीचे लिख लूँ, इसको ऊपर लिख लूँ, तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर चेंज करने से मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी मैं एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आप देखें, आपके पास है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3। आप ऑर्डर चेंज कर दें, इस इक्वेशन को पहले लिख लें 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3 और इसको बाद में लिख लें x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3। तो अब क्या हो जाएगा? इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है 1 2 एंड 2 1, जो कि डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, डायगोनली डोमिनेंट। जबकि आपके पास इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी A, वो बन जाएगी 2 1 एंड 1 2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है? इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि इफ हम अगर इक्वेशन को ऑर्डर चेंज कर दें, repositioning the equation number, repositioning of equations can produce a strictly diagonally dominant matrix, a strictly diagonally dominant matrix, कि आप एक स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो फिर किसी भी इनिशियल गैस के लिए कन्वर्जेंट सॉल्यूशन देगी। इवन आप इस केस में भी रीशफलिंग के बाद अगर इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो इवेंचुअली यू विल सी दैट कि ये आपके पास कन्वर्जेंट सॉल्यूशन जो है वो दे देगी। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है डाइवर्जेंस की, कि गॉस-जैकोबी मेथड अप्लाई करना है और हम देख सकते हैं कि इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के साथ ये डाइवर्ज कर रहा है सॉल्यूशन। ये टेबल हमें बता रहा है कि सॉल्यूशन डाइवर्ज कर रहा है। As we can see that the values are increasing and forever increasing. This means that we are never going to get a convergent value. तो यहाँ पे आपके पास गॉस-जैकोबी मेथड जो है वो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और वो डाइवर्जेंट क्यों कर रहा है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास बन रही है 1 -5 एंड 7 -1, which is not diagonally dominant। लेकिन अगर इसी को हम रीशफल कर लें 7x1 - x2 is equals to 6 एंड x1 - 5x2 is equals to -4, तो अब आप देखें कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो आपके पास डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगी। हेंस कि अब आप उसका किसी भी इनिशियल गैस के लिए कन्वर्जेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फोर्सेस ऑन द ब्रिज, जो है हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी जहाँ से हमने एक बिल्डिंग क्रेन जो है उसकी एग्जांपल दी थी और डिस्कस किया था कि हमारे पास तो हमारे पास जो है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा था। अब यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स बन जाती है, जो कि हमने यहाँ पे लिख ली है इन 4 नोड्स के अगेंस्ट। इस 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस-जैकोबी मेथड और गॉस-सीडल मेथड। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट जो है फॉर कन्वर्ट करना है। तो अगर वो डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगी तो इन सच अ केस आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर नहीं बनेगी तो फिर आपको सूटेबल इनिशियल गैस की वैल्यूज देनी पड़ेगी सच दैट कि वो आपके पास कन्वर्जेंट सॉल्यूशन आ जाए।
तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल डोमिनेट नहीं है। आई कैन सी हियर डायगोनल पे वैल्यू 1 है, ऑफ डायगोनल अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये 1 है, 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी फॉर श्योर ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास जो है वो डायगोनली डोमिनेट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स नहीं बन रही। But reshuffling or repositioning of the equation can produce a diagonally dominant matrix. तो हम इसको रीशफल कर लेंगे सच दैट कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाए, और जब ये डायगोनली डोमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आप कन्वर्जेंट सॉल्यूशन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस अगेन लेट मी क्लैरिफाई कि अगर वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल इनिशियल गेस। मतलब जरूरी नहीं कि उस केस में भी डाइवर्जेंट आ जाए, लेकिन एक सूटेबल इनिशियल गैस के केस में आपके पास कन्वर्जेंट वैल्यूज आ सकती हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट है कि आपको जो अप्रोक्सीमेट करना है सॉल्यूशन एल इंफिनिटी नॉर्म यूजिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आप तमाम के तमाम इनिशियल गैस की वैल्यूज हैं 1 ले लें। तो इसका मतलब है कि आपने जो पहला सॉल्यूशन वेक्टर लेना है उसमें 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ये आपने इनिशियल गैस जो है वो फर्स्ट इनिशियल गैस वैल्यू जो है वो 0 0 के बजाय इंस्टेड 1 1 1 ले लेना है और गाउस जैकोबी और गाउस सीडल मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। डेफिनेटली दैट इज अ लेंथी प्रॉब्लम, इट विल रिक्वायर टाइम टू डू इट। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टू मेक श्योर कि आप उसको लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट कर सकें। बट प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जिनको आप डील कर सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।